90.4 FM रेडियो आरबीएल इंडिया के साहित्यिक आंगन कार्यक्रम में श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतलाल। आज मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान कथाकार आरती जायसवाल उपस्थित हैं। आरती जायसवाल कहानियां लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं और कविताएं भी लिखती हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी वह अग्रणी हैं। आरती जी 90.4 FM रेडियो आरबीएल इंडिया के साहित्यिक आंगन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार। आरती जी, आप कहानियाँ लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कब से लिखना शुरू किया और अब तक किन किन विधाओं में आपने अपनी रचनाएं की हैं। सर, बचपन से ही लिखने का मेरा रुझान रहा है। लिखने के प्रति मेरी बहुत रुचि रही जी। क्योंकि मेरा घर एक इकलौता ऐसा घर था जहाँ पे पत्र पत्रिकाएं आती थी, तो मेरा उनसे लगाव था। तो मैं सोचती थी कि मैं भी कुछ ऐसा ही लिखने की कोशिश करूं। और जब तक मैं कक्षा 6 में आई तो 5-6 कविताएं मैं लिख चुकी थी। तो उसको मेरे हिंदी के शिक्षक ने एक दिन देख लिया, मेरी रफ कॉपी पे था। तो उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और बहुत ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित किया। यानी आप ग्रामीण परिवेश में रहती थी और पत्र पत्रिकाओं के ने आपको प्रेरणा दी लिखने के लिए और अध्यापकों ने आपको प्रोत्साहित किया। जी सर, जी सर। आरती जी, आपकी मुख्य विधा कौन है और आपने कहानी या उपन्यास को ही लेखन के लिए क्यों चुना? मुख्य विधा मेरी अब कहानी और उपन्यास ही है। उससे भी ज़्यादा अगर लिखा तो मैंने लघु कथा भी लिखी, क्योंकि लोगों के पास समय का बहुत अभाव है। तो लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं। कभी हम देखते हैं कि अगर कथा या कहानी भी बहुत लंबी हो रही तो लोग उसे बीच में छोड़ देते हैं। तो उसको व्यर्थ में कथानक को ना बढ़ा के मेरा मानना है कि संक्षिप्त रूप में हम उसको एक कसी हुई कहानी बनाएं और लोगों तक अपना संदेश पहुँचाएँ, जिससे वे प्रेरित भी हों और उससे समझ के उसको पूरा पढ़ सकें। तो यानी कि आपने कहानियाँ भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, लघु कथाएँ भी लिखा। जी सर। और आजकल एक नया आंदोलन चल पड़ा है, लघु कथा के बाद सूक्ष्म कथा आ गई है। जी सर। तो क्या सूक्ष्म कथाएँ भी आप लिखती हैं? नहीं, सूक्ष्म कथाएं तो अभी नहीं लिखी हैं, क्योंकि सूक्ष्म कथा बस कुछ लाइनों की होती है या कुछ मेरी ऐसी लघु कथाएं जो सूक्ष्म कथा कही जा सकती है। हो सकता है विद्वान उसे सूक्ष्म कथा घोषित कर दें, क्योंकि 4-6 लाइन की भी कहानी मैंने लिखी है। आरती जी, आपके लेखन में आपके घर परिवार का क्या योगदान है और आपकी तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पतिदेव हैं, और इन सब के बीच में आप लिखने का समय कैसे निकाल लेती हैं और घर परिवार का जो सपोर्ट है आपके प्रति कैसा रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये एक नारी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने लिए समय निकाले। उसे दोहरा जीवन जीना पड़ता है। उसकी प्राथमिकता उसका घर, उसका परिवार होता है। यदि वो माता पिता के साथ है तो माता पिता भाई बहन उसकी प्राथमिकता, और ससुराल में है तो जो ससुराल के सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन, वहाँ भी प्राथमिकता। तो उसमें बीच बीच में जो समय मिलता है मैं उसका सदुपयोग करती हूँ। जैसे कुछ काम के बाद कुछ समय मिला तो सदुपयोग करती हूँ, और कुछ अच्छे विचार यदि काम के दौरान आ गए तो मैं उनको फट से नोट कर लेती हूँ जा करके 1 मिनट में, और उसके बाद में फिर जब फुर्सत में होती हूँ तब उस पर पूरा विचार करती हूँ। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके पति जो जायसवाल साहब हैं उन्होंने आपको इस काम के लिए रोका हो, टोका हो कि आप कहानियाँ क्यों लिखती है, इनका क्या उपयोग है? ऐसा कुछ कभी ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसा होने भी नहीं दिया मैंने। क्योंकि जब विवाह के पूर्व ये जब देखने का होता है, लड़की लड़का एक दूसरे को देखेंगे, तब जब ये देखने गए तो क्योंकि वहाँ पे मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, सर्जन, और मैं चुप चुप के लिखती थी। छपती भी थी तो छुप छुप के छपता था और छुप छुप के लिखती थी, तो उनको पता नहीं था कि मैं लिखती भी हूँ। मेरे सिर्फ एक चाचा को पता था कि मैं लिखती हूँ। तो उन्होंने इंटरमीडिएट में देखा कि मैं लिखती हूँ, पिताजी को भी मैंने खुशी में बता दिया कि मेरी रचनाएं छप रही हैं और मैं लिख रही हूँ। तो वो थोड़ा खुश भी हुए, थोड़ा नाराज हुए कि मैं तुम्हें सर्जन बनाना चाहता हूँ और तुम ये लेखन के क्षेत्र में जा रही हो और लिखकर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो इसको छोड़ दो, सर्जन बनो। मुझे लगता है हर लेखक के साथ में समस्या होती है, पहले छुप छुप के लिखता है और बाद में जो है उसको उजागर जब होता है तो लोग उसका स्वागत करते हैं, प्रशंसा करते हैं। फिर उन्होंने जब ऐसा किया था तो मुझे लगा कि कहीं ससुराल में, अब तो यहाँ पे तो मैं छुपा के रख लेती हूँ रचनाएं, और पति से कैसे छुपाऊंगी। तो मैंने जब इनसे पहले ही मैंने इन्हें प्रस्ताव रख दिया कि मैं लेखन करती हूँ और इस पे मुझे पूरे आजीवन आप कभी भी इस विषय में रोक टोक नहीं करेंगे, बिल्कुल, और प्रतिबंध भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है मेरे जीवन का, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। तो इन्होंने हामी भरी और इसलिए कोई भी व्यवधान नहीं डाला आज तक।
और हमेशा सहयोग किया। फिर आरती जायसवाल जी, आप एक महिला हैं, महिला कथाकार हैं या महिला लेखिका हैं, और लेखन के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि महिला लेखिका होने के साथ आप उनके नाते आपके प्रति पुरुष लेखकों ने कोई भेदभाव किया हो, या पुरुष लेखकों ने कोई ऐसी बात कही हो जिससे आपके मन मस्तिष्क को झकझोर दिया हो या आपको ख़राब लगा हो? ऐसा नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और पहली बात और दूसरी बात ये कि मैं बहुत सकारात्मक हूँ और सकारात्मक विचार लेके चलती हूँ, तो मैं सबसे सीखने का प्रयत्न करती हूँ। मैं पुरुष और स्त्री का अंतर उस समय भूल जाती हूँ जब गुरु और शिष्य के तौर पे एक दूसरे को देखते हैं हम, या फिर सहयोगी के रूप में देखते हैं, तो ये दुविधा खत्म हो गई मेरी। और ऐसा मेरे सामने कभी कोई ऐसी अड़चन नहीं आई कि मुझे भेदभाव महसूस हुआ हो। उल्टे बहुत सारे ऐसे अच्छे पुरुष मिले जिन्होंने मुझे सहयोग किया, और मैं उन्हें अपने बहुत अच्छे मित्रों में मैं रखती हूँ। पुरुष लेखकों का भी आपको सहयोग मिला? लेखक हो या विद्वान हो, जिनके भी संपर्क में हम आए हैं, तो सहयोग मिला। तो हम ये निकाल सकते निचोड़ कि अगर आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हर कोई आपको सहयोग करता है। मेरे जो प्रोफेसर रहे हैं या जो भी शिक्षक भी रहे हैं, बचपन से जितने शिक्षक मिले, जिन्होंने भी जाना, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित ही किया। अच्छा आरती जी, आपने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, लघु कथाएँ भी लिखी, कविताएँ भी लिखी, तो आपकी कहानियाँ किन किन विषयों को लेकर के लिखी गई हैं, किन किन विषयों पर आधारित हैं, और आपकी कहानियों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, और आप इतने अच्छे अच्छे कथानक कहाँ से लाती हैं? मेरे कथानक हम लोगों के आसपास के ही होते हैं जी। मेरे पतिदेव पहले नौकरी में थे जी। एक कंपनी में नौकरी करते थे, तो मेरा रहना इलाहाबाद से शुरू हुआ, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, रायबरेली, फिर वापस आए हम लोग। तो जगह जगह का जो मैंने वातावरण देखा और वहाँ की जन समस्याएं थी, कहीं कुछ समस्या देखी, कहीं कुछ समस्या देखी, तो मैं अपने आसपास से ही इन समस्याओं को उठाती हूँ और उनका फिर उनको कहानी का रूप देती हूँ कि हाँ वो कहानी के रूप में और लोग उसको जाने समझें, और उसका उपाय कुछ मैं सुझाती हूँ, कुछ पाठकों से अपेक्षा करती हूँ कि कुछ उसके उपाय वो खोजें। यानी आसपास जो आपके घटनाएं घटित हो रही हैं, आप उन घटनाओं को अपनी कहानियों का विषय बनाती हैं और फिर कहानी लिखती हैं, वो उसमें पात्रों का चयन करती हैं। हाँ, पात्रों का चयन मेरे हिसाब से होता है और कहानी का अंत भी लगभग मेरे ही हिसाब से होता है। वो जैसा सोचा समझा अंत होता है कि हाँ इस कहानी का यही अंत होगा, तो वो ना होके थोड़ा प्रतिकूल होता है। वो शायद समस्या का समाधान कह सकते हैं आप उसको, कि हम उसको निदानात्मक तरीके से उसका अंत करते हैं। जो पात्रों के माध्यम से वो लेखिका ही बोलती है, कहानीकार ही बोलता है। तो जो विभिन्न प्रकार के पात्रों की रचना करता है तो उसके अनुसार उसको जीना भी पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल सर, उसको जितनी देर कहानीकार कहानी कर लिख रहा होता है तो वो उस पात्र में बार बार अपने आप को प्रत्यारोपित कर रहा होता है कि वो जिस भूमिका में अब कहानी का पात्र है उस भूमिका में वो चला जाता है। यदि ऐसा ना हो तो कहानी अच्छी बन ही ना पाए। एक और प्रश्न मन में आता है कि कहानियाँ तो हमारे संस्कृत साहित्य में भी हैं, पंचतंत्र है, जातक कथाएं हैं, उसके बाद भी कहानी लिखी गई हमारे यहाँ राजा को लेकर के, रानी को लेकर के। कहानियों का स्वरूप जो है समय के अनुसार बदलता रहा। इसके बाद तमाम कहानी आंदोलन भी चले, जैसे कविता में तमाम प्रकार के आंदोलन चले। तो आप की कहानियाँ किसी आंदोलन से प्रभावित हैं या आपकी स्वयं की अपनी विचारधारा है जो आप कहानियों पर अपने आरोपित करती हैं? मैं सभी अच्छी चीज़ों से प्रभावित होती हूँ। अच्छे विचार जो होते हैं मुझे प्रभावित करते हैं, ये सत्य है। किंतु जो मैं कहानियाँ लिखती हूँ उसमें मैं अपने स्वयं के विचार डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि परिवर्तन मेरी कहानियों का मुख्य प्रतिपाद्य होता है। मैं उसमें परिवर्तन चाहती हूँ। जो भी हो रहा है या जैसा होना चाहिए मैं वैसा चाहती हूँ। जो हो रहा है उसी को पकड़ के मैं नहीं चलती। कहानी आंदोलनों से आप प्रभावित नहीं हैं? कहानी आंदोलनों से प्रभावित नहीं है, क्योंकि कुछ अंश तक प्रभावित है। कभी भी सभी कुछ एक ही तरफ नहीं होता है, इसे पक्ष विपक्ष दोनों के होते हैं। तो जहाँ से भी जो सकारात्मक है वो मुझे प्रभावित करता है और उसको मैं सोचती हूँ कि हाँ ये अच्छा है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। आपने लघु कथा भी लिखा है, तो हमें जानना चाहेंगे कहानी और लघु कथा में क्या अंतर होता है? कहानी आप
छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, जी। क्योंकि कहानी में जितने पात्र होते हैं उनको आप अच्छे से उनके जो संवाद होते हैं, जी। उनके बीच में जो वार्ताएं होती हैं वो आप कहानी में व्यक्त करते चले जाते हैं और कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, फिर उसका अंत होता है। लेकिन लघु कथा में क्या होता है, कई प्रकार की लघु कथाएं लिखी जाती हैं। जैसे किसी ने द्वंदात्मक लघु कथा है तो सिर्फ दो विचारों को रख के कहानी लिखी, तुरंत लिखा और तुरंत खत्म। एक तरफ सकारात्मक रख दिया 2 लाइन का, 2 लाइन का नकारात्मक रख दिया, खत्म। या फिर ऊपर से शुरू किया नकारात्मक से, उसका निदान बताया, खत्म। समस्या रखी, समाधान ढूंढ लिया, खत्म। तो ये लघु कथा है। मतलब लघु कथा सिर्फ 1 लाइन की भी होती है, ऐसा हमारे विद्वान कहते हैं। यानी लघु कथाओं में कहानियों की अपेक्षा कसावट ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा उनकी मारक क्षमता भी ज़्यादा बहुत होती ज़्यादा है। रहती है। उनको आप बहुत कम शब्दों में आपको बहुत बड़ी बात कहनी होती है। जी जी जी। आप किस कहानीकार से प्रभावित हैं? आपका प्रिय कहानीकार कौन है और क्यों है? प्रिय कहानीकार मेरे प्रेमचंद को ले सकते हैं, शैलेश मटियानी हैं, आचार्य चतुर सेन जी हैं, और शरत चंद्र को भी मैंने बहुत पढ़ा। इधर महिला कथाकारों में फिर अमृता प्रीतम और शिवानी को मैंने बहुत पढ़ा। अच्छा। तो सभी से मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा लिया है। तो मेरे लेखन में भी ऐसा नज़र आता है, जब मैं लिखती हूँ तो थोड़ा थोड़ा सबकी भाषा या सबका जो कथानक का जो होता है तरीका, वो मेरे में भी कभी कभी उतर आता है। आपने प्रेमचंद का नाम लिया, शरतचंद्र का नाम लिया और उनको पढ़ा आपने। आज आप कहानी लिख रही हैं, दोनों के समय में बहुत अंतर है। तो आप अपने को इन दोनों के बीच में आप अपने को कैसे स्थापित करते हैं, कैसे तादाद में बनाती हैं, सामंजस्य कैसे बनाती हैं? समय में तो बहुत अंतर है, लेकिन कुछ परिस्थितियां अभी भी नहीं बदली हो। मैं प्रेमचंद जैसा नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं कुछ अलग चाहती हूँ कि जो आज के समय के हिसाब से हो और आज के समय को आगे ले जाए। तो इस हिसाब से क्या प्रेमचंद को की कहानियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें से कुछ अच्छी जो समस्याएं जो अभी तक चली आ रही, उनका निदान अभी भी बहुत ज़रूरी है कि हो, तो वो होना चाहिए। और प्रेमचंद की कहानियाँ सदैव, कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जो कालजयी हैं और वो किसी न किसी रूप में हैं अभी भी हमारे सामने। वो समस्या, वो भले ही उन्होंने कथानक कुछ और रखा हो और उनका कथानक और परिवेश बदल के अभी भी हैं, तो उन्हें बदलना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो अब हमारे कथानक में वो परिवेश होना चाहिए। यानी कि प्रेमचंद की कहानियां, जिनके बारे में विद्वान लोग, समीक्षक लोग कहते हैं कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां हैं, और आपकी कहानियां जो है यथार्थवादी हैं। मेरी यथार्थवादी परिवर्तनशील परिवर्तनशील आदर्श, आप आदर्श को आपने ज़्यादा नहीं अपनाया, यथार्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आरती जी, महिला कहानीकारों के सामने लेखन से संबंधित अनेक चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और आप उन चुनौतियों से कैसे निपटती हैं? महिला लेखकों के सामने सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती तो ये होती है कि ऐसे किसी भी विषय पर अगर वो लिखना चाहती हैं, अगर वो विषय कुछ ऐसा है जो थोड़ा बहुत सारी चीज़ों से शील संकोच है, या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको महिलाएं अगर उजागर कर दे तो वो सीधे उनके चरित्र पे लांछन लोग देखते हैं कि हाँ, ये इसने लिखा है तो इसका मतलब इसने भोगा है। ऐसा नहीं है। एक कहानीकार, वो महिला हो या पुरुष हो, आसपास से देख के भी बहुत कुछ सीखता और लिखता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो वो लिख रहा हो वो भुक्तभोगी भी हो। तो ये चीज़ महिला से जोड़ के भी ना देखी जाए। ये समाज को चाहिए कि जो भी पढ़ रहा हो या जो विद्वान है, तो ये जो भी हमारे पाठक हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसा ना जोड़ें कि जो भी महिला लेखक ने अगर ये समस्या उठाई है या इस समस्या के बारे में लिखा है तो ये उसकी भुक्तभोगी है। तो ये समस्या थोड़ी ख़त्म हो जाए हम लोगों की। इसके लिए समस्या बस हम लोग ये चाहते हैं, निदान ऐसा कर लेते हैं कि शब्दों का चयन थोड़ा कर लेते हैं दूसरे तरीके का, या फिर उसको दूसरे कथानक में ढाल के व्यक्त कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और मन में हमारे आ रहा है कि आजकल पत्रिकाएं जो आ रही हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, और कहानी के नाम पर उसमें भदेश है, अश्लीलत तो है। ऐसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं कि कोई पुत्र अपनी पिता को पढ़ने को नहीं दे सकता, पिता अपनी पुत्री को पढ़ने को नहीं दे सकता, भाई अपनी बहन को नहीं पढ़ने को दे सकता, या वो ऐसी कहानियों को ड्राइंग रूम में नहीं रखा जा सकता है। आपका इस पर क्या विचार है?
ऐसी कहानियों को तो छपना ही नहीं चाहिए मेरे विचार में। जो छापते हैं या जिसको सार्वजनिक करते हैं ये उनकी जिम्मेदारी की ऐसी कहानियों को आगे ना बढ़ाएं। अगर किसी ने लिखा भी है तो उसको वो मना करें कि ऐसी कहानियां समाज में नहीं जानी चाहिए, तो जो लिखने वाला है वो भी आगे से वैसी कहानियां ना लिखे। लेकिन अगर वो एक बार प्रसारित होती है या प्रकाशित होती है तो वैसी कहानियों की बाढ़ आ जाती है, और वो एक आप पहचान बनाने का एक निम्न स्तर का तरीका कह सकते हैं। उससे मैं बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं हूँ, ना मैं वैसा कुछ चाहती हूँ। आपने अभी पुरुष कहानीकारों में जो प्रिय हैं कई नाम लिए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि महिला कहानीकारों में आपके प्रिय कहानीकार कौन हैं और वो आपको किस रूप में लुभाती हैं उनकी कहानियाँ? महिला कहानीकारों में मैंने जिन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ा है वो शिवानी हैं और अमृता प्रीतम हैं। हाँ। और कवियत्री जो हैं वो हमारी महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको मैंने पढ़ा है। तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, और जितने भी अच्छा लिखते हैं वो सब, जिनका लिखा हुआ कुछ भी अच्छा है तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अबे आपने कविता का नाम लिया तो आप कविताएं भी लिखती हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं को एक कविता आप सुनाएं अपनी। जी बिल्कुल। ये कविता एक ऐसी कविता है जो जीवन जीने की प्रेरणा देती है और सभी में जिजीविसा भरती है, क्योंकि जीवन हमारे पास जो जीवन है वो प्रभु का दिया हुआ सबसे अनमोल वरदान है। तो कविता मैं आप सबको सुनाती हूँ। सभी को प्रेरित करते हैं जीवन के गीत, मुस्काते होंठ, मुस्काती आँखें, खिले हुए चेहरे, खिलते फूल, चहचहाती चिड़ियाँ, उमड़ते घुमड़ते बादल, बरसती बूंदें, फलते हुए वृक्ष, बहती हुई नदियाँ, अडिग चट्टानें, आकाश चूमते पर्वत, सूरज की लाली, लहलहाती हुई फसलें, ढलती हुई शाम, विश्राम प्रदान करती रात्रि, शीतलता प्रदान करता चंद्रमा, टिमटिमाते तारे, सभी को प्रेरित करते हैं। वे सब जो जीवन से जुड़े देते हैं जीवन का संदेश। कर्मवीर बनो, गतिमान रहो, महकते रहो, चहकते रहो, मुस्काते रहो, गीत गाते रहो। तुम्हारा मौन और तुम्हारी तटस्थता तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाती है, क्योंकि तब तुम धीरे धीरे सबसे अलग अपने सन्नाटे में गुम हो जाते हो। सभी को प्रेरित करते हैं जीवन के गीत। बहुत सुंदर कविता है आपकी, नई कविता है, समकालीन कविता है और आपका पढ़ने का ढंग भी अच्छा है। धन्यवाद। आजकल विमर्शों का दौर चल रहा है, ढेर सारे विमर्श हमारे सामने आ गए हैं। तो क्या आपकी कहानियाँ किसी विमर्श से प्रभावित हैं? मेरी कहानियाँ आप कह सकते हैं कि मैं एक अगर नया विमर्श तलाशती हूँ अपनी कहानियों में तो वो है विद्रोह का। अच्छा, विद्रोह का। विद्रोह के स्वर मेरी कहानियों में भी हैं, मेरी कविताओं में भी हैं जी। तो उसे एक आप नए विमर्श का नाम दे सकते हैं। बाकी कोई विशेष विमर्श जिसका मैं लेके किसी भी विमर्श को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ। मेरा नया विमर्श आप इसको समझ सकते हैं। आजकल भूमंडलीकरण और उदारीकरण का युग चल रहा है, इनका बड़ा नाम है। हाँ। और साहित्य पर भी इनका प्रभाव पड़ा है, साहित्यकार इनसे प्रभावित हैं। हाँ। तो आपके उपन्यास और कहानियों पर इनका क्या प्रभाव है? भूमंडलीकरण ने सच कहें तो हमारे साहित्य को पूरे विश्व में पहुंचाया है, और साहित्य ही है जो पूरे विश्व के जन जन को जोड़ देता है एक दूसरे से। क्योंकि जो कथाएं होती हैं या कथानक होते हैं या उसकी जो भाषा होती है, कहते हैं ना रुदन और हास्य का स्वर जन जन का एक ही होता है। तो वो चीज़ हमारे बीच में जो है वो जोड़ती है एक दूसरे को। हमसे तो हमारी भाषा, जो हमारी हिंदी भाषा है वो भी हमें जोड़ती है, और हमारी जो रचनाएँ होती हैं उनसे प्रेरित प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। बच्चों के लिए भी आपने कुछ कहानियाँ लिखी हैं? जी सर, लिखी हैं। तो बच्चों की कोई कहानी आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं, छोटी सी कहानी। हाँ, ये सुंदरवन की मज़ेदार व प्रेरक कहानियों से ली गई है मेरी कहानी। चिंची की खुशी। सुंदरवन की नन्ही चिड़िया चिंची अपने घोंसले के पास उदास बैठी थी। तभी चमकी गिलहरी उधर से गुजरी। उसने चिंची को उदास देख उससे पूछा, चिंची क्या हुआ, आप बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। क्या बताऊं चमकी, आज बहुत दूर तक उड़कर वापस आ गई, पर पेट भर दाना ही नहीं मिला। माँ भी नानी के यहाँ गई हैं, अब मैं क्या करूं। चिंची ने भूख से परेशान होकर पंख हिलाते हुए कहा। चमकी बोली, हाँ ये तो बड़े दुख की बात है कि तुम भूखी हो, इसीलिए उदास हो, पर मेरा पेट तो भरा हुआ है। क्या तुम जानती हो, अपने जंगल के पास एक छोटा सा शहर है। चिंची ने नहीं में सिर हिला दिया। चमकी फिर बोली,
शहर में एक घर है जहाँ बहुत सारे हरे भरे पौधे लगे हैं, जिसमें कुछ भले लोग रहते हैं। उन पौधों के ऊपर मीठे मीठे फल लगते हैं। यही नहीं, वहाँ एक बर्तन में पानी और उसी के पास कुछ दाने और मूंगफली आदि भी रखी रहती है। मैं तो पेट भर खा कर आती हूँ, चलो आज तुम्हें भी ले चलूं, जी भर कर खा लेना। चिंची ने कहा, चलो, कुछ मिल जाए तो जान में जान आए। चमकी और चिंची दोनों उस शहर की ओर चल दिए। चमकी नीचे नीचे और चिंची ऊपर उड़ते हुए चली। सुबह की भूखी चिंची उड़ते उड़ते थकी जा रही थी और उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। तभी उन्हें शहर दिखाई दिया और वहीं पर एक घर में हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ने लगे। चमकी दौड़ लगाते हुए पेड़ पर चढ़ गई और चिंची को पुकार कर बोली, आओ चिंची, मीठे फल खा लो। भूखी प्यासी चिंची जल्दी से आकर सुस्ताने लगी और चूं चूं कर अपनी भूख प्रकट करने लगी। तभी चमकी गिलहरी ने कहा, वो देखो, वहाँ एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरा रखा है, कुछ दाने भी बिखरे हैं, आओ पेट भर कर खाते हैं। चिंची की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे निमंत्रण दे रखा है। हरे भरे पौधों की छांव और ठंडा जल, मीठे मीठे फल तथा नरम नरम मुरमुरे दाने। वह चहक चहक कर फुदक फुदक कर दाने चुगने लगी। ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा ली। अब वह पौधे की डाल पर सुस्ताने लगी और चमकी मटक मटक कर ऊपर नीचे दौड़ लगाने लगी। इतने में घर के भीतर से किसी के आने की आहट सुनाई दी और दोनों दुबक गई। तभी उन्होंने देखा, एक बच्चा बिस्किट के कुछ टुकड़े लाकर वहाँ फैले दानों के पास रख गया। वे कौतूहल से उसे देखती रहीं। बच्चे ने एड़ियाँ उठाकर पानी का बर्तन देखा, उसमें पानी कुछ नीचे चला गया था। वह दौड़कर भीतर गया और पानी लाकर उसमें उड़ेलने लगा। तभी सुगबुगाहट सुनकर उसकी दृष्टि चमकी पर पड़ी। बच्चा खुशी से चिल्लाया, माँ देखो, गिल्लू आई है। चमकी बिना हिले डुले चुपचाप वहीं पेट के बल पड़े रहने का नाटक करने लगी। चिंची ने भी सशंकित होकर अपनी नज़र जमा ली। तभी बच्चे की माँ घर से बाहर आई और चमकी को ऐसे पड़ी देख हंस पड़ी। बोली, ये भी कितनी कलाबाज होती हैं, इन्हें क्या पता हम इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। देखा, खतरा भांप कर कैसा निढाल पड़ गई। माँ, हम इनके मित्र हैं और इनका ध्यान रखेंगे। बच्चा बोला, माँ ये हमें देखकर भाग क्यों जाती है। माँ बोली, इन्हें डर लगता है, पर जब तुम रोज़ इनसे मिलोगे तब ये तुम्हें देखकर नहीं भागेंगी और ना ही दुबकेंगी। चलो अब भीतर चलें, तुम खिड़की से देखो, अभी और पक्षी और गिलहरी आ रहे होंगे। चिंची और चमकी उनकी बातें सुनकर मन ही मन बुदबुदाईं, ये कितने भले लोग हैं, ईश्वर इनकी रक्षा करे। अब चिंची को जब भी भूख लगती वो इसी घर की डाल पर आकर बैठ जाती, जी भरकर दाना चुगती और मीठे मीठे गीत गाती। बहुत सुंदर कहानी का संदेश बहुत अच्छा है। आज आप 90.4 FM रेडियो RBL इंडिया के स्टूडियो में आई हैं। आप अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगी और आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत आभार। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि आज जो हम कहना चाहते थे अपने पाठकों से, 90.4 FM रेडियो रायबरेली का ये स्टूडियो उसका माध्यम बना, और इसके लिए आपका आभार। अपने पाठकों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो भी रचनाएं होती हैं, चाहे जो भी लेखक लिखें, उनसे अगर उन्हें पढ़ें और उनसे जुड़े रहें तो वे जीवन से जुड़े रहेंगे, क्योंकि रचनाएं हमारे जीवन के ही बीच से निकलती हैं और जीवन का अंग होती हैं। ये थी कथाकार आरती जायसवाल, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आरती जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपके प्रति हम विनम्र आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर।